दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने मेरी कहानी अजनबी हसीना का पार्ट 2 सुना और उसे पसंद भी किया और लाइक भी किया। मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ कोई ख़ास नहीं और मेरा तलफ़्फ़ुज़ भी अक्सर जगह पे ख़राब हो जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि आप मेरी आवाज़ और तलफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज करके कहानी पर तवज्जो देंगे और मेरी कहानी को पसंद करेंगे। दोस्तों, मैं अपनी कहानी का आगाज़ करता हूँ। अब पता नहीं क्या करेगा ये आदमी, अम्मा ने डर कर कहा अज्जू के साथ मिलकर। कुछ नहीं होगा अम्मा, मैंने ढिठाई से कहा। जान से मार देंगे ना, मार दें, लेकिन इस अजमल से शादी नहीं करूँगी। मैं भी इसी बाप की बेटी हूँ। फिर तू किससे शादी करना चाह रही है? अम्मा ने कहा। कौन है वो, क्या ख़ानदान है, कुछ तो बता। अरे अम्मा, हमारा ख़ानदान कौन सा नवाब ख़ानदान है, मैंने जलकर कहा। वो किसी भी ख़ानदान का हो, कम से कम हमारे ख़ानदान से तो अच्छा ही होगा। मैं ये कहती हुई कमरे में घुस गई, अंदर से गेट बंद कर लिया। फराज को फ़ोन मिलाया, बंद था। एक तो फराज का फ़ोन, मैंने फ़ोन को पटक दिया, फिर बिस्तर पर बैठ गई। रात को यास्मीन के आवाज़ देने पर मैंने गेट खोला। ये क्या हरकत कर दी तुमने? यास्मीन ने कहा। तुम्हारी माँ कितनी परेशान है, अब्बा कितने परेशान है, कुछ पता है? और मेरी परेशानी, मेरी खुशी की भी फिक्र है इन लोगों को? मैं कौन सा इन पर बोझ बन रही हूँ? अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। माँ बाप बन गए नाम के। पूरी ज़िंदगी में मेरी खुशी के लिए कुछ किया है इन लोगों ने जो मैं इनकी फ़िक्र करूँ? इतने में अब्बा भी आ गए। फिर गालियाँ बकना शुरू कर दी। मारने के लिए हाथ उठाया। यास्मीन ने रोका। नहीं खालू, आप फिक्र नहीं करो, मैं समझा दूंगी, बस आप कुछ नहीं बोलो। जवान लड़की है, मैं समझा दूंगी। यास्मीन मुझे काफ़ी देर समझाती रही, फिर मुझे घर आने का कहकर चली गई। वो रात बहुत टेंशन में गुजरी। रात कई बार फराज को फ़ोन मिलाया, फ़ोन बंद था। मैं और घबरा रही थी। दूसरे दिन मैं पार्लर नहीं गई। दोपहर में यास्मीन का फ़ोन आया, मुझे अपने घर आने का कहा। मैं उसके घर गई। वो किचन में चाय बना रही थी। मैं किचन में ही उसके पास खड़ी हो गई। अभी हमने बातें शुरू ही की थी कि ज़ोरदार धमाके से गेट खुला। अजमल ने रास्ते में पड़े सामान को ज़ोर से लात मारी और अचानक आने वाले तूफ़ान की तरह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर बोला, क्या कमी है मुझ में? बोल, क्या कमी है मुझ में? कुछ पूछ रहा हूँ मैं डर गई, सहम कर खड़ी रही। यास्मीन की तरफ देखा। यास्मीन दरमियान में आई। अज्जू, ऐसे बात नहीं करो, आराम से बैठकर बात करो। आराम से क्या बात करूं इससे मैं? अज्जू ने घुरा कर कहा। इसने कल मेरी माँ बहन की बेइज्जती की है। इसने मुझसे शादी करने से इनकार किया। अज्जू को इनकार करने की हिम्मत तो आज तक इस मोहल्ले में किसी मर्द ने नहीं की। ये तो फिर एक लड़की है और मैं इस इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। बता, क्या कमी है मुझ में? वजह बता, क्यों इनकार किया तूने? मेरे पास रुपया है, पैसा है, दौलत है, सोना चांदी सब चीज़ें दे सकता हूँ मैं तुझे। बोल, क्यों इनकार किया? मेरे साथ निकल कर देख मेरा कितना नाम है मोहल्ले में। तूने मेरी मोहल्ले में इज्जत ख़राब कर दी। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू जवाब ना दे दे। तुझे जवाब देना पड़ेगा, उसने घुर्रा कर मेरे करीब आकर कहा। जवाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैंने हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से कहा, और उससे ही शादी करूँगी। उसने अचानक आगे बढ़कर मेरा गला पकड़ लिया। तू मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मार दूंगा जो सर पर सेहरा सजा कर आया। वो जो भी है उसको बोल दे, जितनी जल्द हो सके ये इलाका छोड़कर चला जाए, अगर उसको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। यास्मीन ने बड़ी मुश्किल से मेरा गला छुड़वाया। अज्जू, आराम से बात कर, वो मान जाएगी। उसने मेरा गला छोड़ दिया, फिर आराम से कहा, तू मुझे पसंद आ गई है, दिल आ गया है मेरा तुझ पर। हर चीज़ खरीद कर दूंगा तुझे, अलग मकान में रखूँगा, जो तो बोलेगी करूँगा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, चाहूँ तो उठा कर ले जाऊँ तुझे ज़बरदस्ती, शादी कर लूँ तुझसे ज़बरदस्ती, कोई रोकने वाला नहीं मुझे। लेकिन कल जो तूने किया सबके सामने, इसने मेरा मजाक बना दिया है।
महल्ले में मेरे सामने तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे मालूम है पीछे लोग बातें करेंगे। और एक बात सुन ले, अब मेरी जिद है, निकाह पढ़ाकर तेरे घर से सारे महल्ले के सामने लेकर जाऊंगा। ये अज्जू का वादा है, एक मर्द का वादा है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर चूम लिया। मैंने ज़ोर से हाथ खींचा, वो खब्बीस हंसने लगा। फिर यास्मीन से कहता हुआ घर से बाहर निकल गया। इसे समझाओ मान जाए, वरना अज्जू को ये तो इतनी अच्छी तरह नहीं जानती, लेकिन यास्मीन तुम जानती हो। इसे समझाओ मैं क्या कर सकता हूँ। वो चला गया। यास्मीन मेरा हाथ पकड़कर कुछ कहना चाहती थी। मैंने हाथ झटक दिया। यास्मीन तू भी इसके साथ शामिल है। वो तेरे घर का चूल्हा जलाता है इसलिए, कहती हुई बाहर निकल गई। घर आकर मैं अम्मा के गले लगकर रोने लगी। अम्मा मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? क्यों, क्या हो गया? अम्मा ने घबरा कर कहा। फिर मैंने अम्मा को अजमल की हरकत बताई। इसने किस अंदाज में मुझसे बात की, जैसे मैं कोई लूट का माल हूँ। अम्मा मेरा अगर कोई भाई होता ना तो ये अज्जू कभी इतनी हिम्मत नहीं करता, कभी नहीं करता। अम्मा को जैसे चुप सी लग गई। मुझे चुप कराकर खुद रोने लगी। हम दोनों माँ बेटी गले लगकर खूब रोए। फिर मैंने अम्मा से अलग होकर अपने आंसू साफ किए। बस अम्मा, मैं किसी सूरत अजमल से शादी नहीं करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, करूँगी। फिर मैं अपने कमरे में आई। फराज का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी। उसने फ़ोन रिसीव किया। मैं एकदम ही फट पड़ी। फ़ोन क्यों बंद रखते हो? कब से फ़ोन कर रही हूँ फराज। तुम मुझसे मोहब्बत करते भी हो या नहीं? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं करनी है तो बता दो, मैं फ़ोन नहीं करूँगी, मर जाऊँगी कहीं जाकर। एक मिनट, फराज ने ज़ोर देकर कहा। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, पानी में गिर गया था। अब बोलो क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ फराज, मैंने रोते हुए कहा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। हुआ क्या है बताओ तो। मैं शहर में नहीं हूँ, काम से निकला हुआ हूँ, रात में वापसी होगी। फिर मैंने मुख्तसरन फराज को सब बताया। वो खामोशी से सब सुनता रहा। फिर कल मिलने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। रात को अब्बा आए तो अम्मा से बहुत लड़ाई हुई। अम्मा ने अब्बा को बेगैरती का ताना दिया। इस आदमी का ख़ानदान ही बेगैरत है, बेगैरत ख़ानदान है ये। चंद रुपयों के लालच में बेटी का दलाल बन गया है बेगैरत। चुप हो जा कुतिया, अब्बा ने गुस्से में गाली बकी। वरना नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अम्मा ने और ऊंची आवाज़ से कहा। तेरे ख़ानदान में ये बेगैरती के काम होते आए हैं। अपनी माँ बहन का भी सौदा किया होगा तूने, अब बेटी का सौदा करने चला है। तू ऐसे नहीं मानेगी। अब्बा ने करीब पड़ा डंडा उठाकर अम्मा के सर पर दे मारा। अम्मा के सर से खून निकला। अम्मा चकरा कर गिरी। अब्बा ये क्या कर दिया तुमने? मैंने भागकर अम्मा को पकड़ने की कोशिश की। अम्मा के हाथ पांव ढीले पड़ गए। मेरे चीखने चिल्लाने से आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। मेरी माँ को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया, कोई मेरी माँ को बचाओ। औरतें आकर अम्मा को देखने लगीं। कोई अम्मा को पानी पिला रहा था, कोई उनके मुंह पर छींटे मार रहा था। अरे कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी माँ को, वो ठीक है, चोट लगने से बेहोश हो गई हैं। कोई डॉक्टर को बुला के लिया है भाई। औरतें मुझे तसल्लियाँ देती रहीं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने आकर अम्मा को चेक किया। ज़ख़म बहुत गहरा है, इन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा, और पुलिस केस भी बनेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर वापस जाने ही लगा था कि अज्जू दंदनाता हुआ घर में दाखिल हुआ। अज्जू ने सवालिया नज़रों से डॉक्टर को देखा। अजमल भाई, ये पुलिस केस है, डॉक्टर ने कहा, इन्हें अस्पताल ले जाना। अजमल ने डॉक्टर की बात काटते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं इन्हें अस्पताल ले जाना है, इनका इलाज इसी जगह पर होगा। लेकिन अजमल, लेकिन कुछ नहीं। अजमल ने हाथ ऊपर करके कहा, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है सब मिलेगा, आप इलाज शुरू करें। डॉक्टर ने मजबूरन अम्मा का मायना किया, इंजेक्शन दिया, पट्टी बांधी और दवाएं लिखकर दी। फिर हमें तसल्ली देकर अजमल के साथ बाहर निकल गया। बाकी सब लोग भी आहिस्ता आहिस्ता चले गए। मैंने यास्मीन को अपने पास ही रोक लिया था। वो मुझे तसल्लियाँ देती रही और दबे लफ्ज़ों में बताती रही कि अज्जू से शादी करने में ही भलाई है।
मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी, खामोश थी। वो बोलती रही। इतने में गेट बजने की आवाज़ आई। यास्मीन ने जाकर गेट खोला। एकदम बिना इजाज़त ही अजमल अंदर दाखिल हुआ। वो लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ अम्मा के पलंग के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं सहम कर एक तरफ खड़ी हो गई। वो पी कर आया था। यास्मीन इसके पीछे खड़ी थी। अभी तक होश नहीं आया इनको, इसने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, अभी तो नहीं आया, यास्मीन ने कहा। दवा का असर होगा शायद। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, सुबह इन्हें होश आ जाएगा। और अम्मा के अलावा भी तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। अब तुम और तुम्हारे घर की जिम्मेदारी मेरी है। वो लड़खड़ाते कदमों से खड़ा उल्टे सीधे अल्फाज अदा कर रहा था। तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खामोश रही, इसकी तरफ देखा भी नहीं। और एक बात सुन लो, उसने मेरे करीब बैठते हुए कहा। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी शादी मुझ ही से होगी, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा मर्द का बच्चा नहीं जो मेरे होते हुए तुम्हें दुल्हन बना कर ले जाए। फिर उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। इसकी पकड़ मजबूत थी, मैं कुछ न कर सकी। मैं चाहूँ तो ज़ोर ज़बरदस्ती तुझे उठाकर ले जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। कोई नहीं है जो मुझे रोक सके, लेकिन मैं तुझसे शादी करूँगा, इस महल्ले में, सबके सामने। ये मेरी जिद है। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जानता हूँ वो हंसा। मेरे मुंह से शराब की आ रही है ना? रोज़ नहीं पीता, आज तुम्हारे अब्बा की वजह से पी ली। परेशान हो रहे थे, टेंशन में आए हुए थे, उन्हें भी पिलाई, खुद भी पी। इतने में अब्बा घर में दाखिल हुए। अब्बा अज्जू को देखकर चौंक गए। वो ज़रा भी नहीं चौंका, वैसे ही मेरे करीब बैठा रहा। लो, वो भी आ गए। आज मेरी वजह से इनकी जान बच गई, वरना ये भी थाने में बैठे होते। क्यों अब्बा, कोई छुड़ाने वाला होता तुम्हें? अच्छी तरह सोच ले, हंसी खुशी राजी हो जाए तो अच्छा है, वरना मैं तबाह कर दूंगा तुझे, उसने खड़े होते हुए कहा। मिटा कर रख दूंगा तुझे। वो चला गया। अब्बा खामोश देखते रहे। मैं बुत की तरह बैठी रही। फिर वो मेरे करीब बैठ गए। अब्बा कुछ कहना चाहते थे, कह नहीं पा रहे थे। बेबसी इनके चेहरे से जाहिर हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, अब्बा तुमने मुझे, मेरी आवाज़ अटक रही थी, बोला नहीं जा रहा था। मैं रोने लगी। अब्बा ने मुझे गले लगा लिया। मैं और फूट फूट कर रोई। रोते रोते बोली, अब्बा मैं बचपन से देखती हूँ बाप अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हैं। अब्बा कभी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं? कभी तुमने मुझे खिलौने लाकर नहीं दिए, कभी कपड़े लाकर नहीं दिए? सब लड़कियों के अब्बू इनकी फरमाइशें पूरी करते हैं, मेकअप लाकर देते हैं। अब्बा तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, क्यों? क्यों अब्बा? आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मैं बेटी नहीं आपकी? या कहीं से उठाकर लाए थे मुझे? मैं रश करती थी इन लड़कियों पर जब वो ईद पर बताती थी कि इनके अब्बा इनके लिए चूड़ियाँ लाए, कपड़े लाए, मेकअप का सामान। कुछ भी तो नहीं किया अब्बा तुमने मेरे लिए, घुमाने तक नहीं लेके गए कभी उंगली पकड़कर। अब्बा तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कोई नाज नखरे नहीं उठाए, इसलिए मैंने भी कभी कोई फरमाइश नहीं की अब्बा, कोई फरमाइश नहीं की। मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब्बा भी खूब रोए। फिर मैंने आंसू साफ करते हुए कहा, अब्बा मैंने तुमसे कभी कोई फरमाइश नहीं की, लेकिन अब्बा आज तुम्हारी बेटी एक फरमाइश करती है अपने बाप से। अब्बा मुझे अजमल से शादी नहीं करनी। आज एक बेटी अपने बाप से भीख मांगती है अपनी खुशियों की। मुझे अजमल से शादी नहीं करनी, इससे बेहतर है मेरा गला घोंट दो अब्बा, अपने हाथों से मेरा गला घोंट दो। अब्बा मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी कर दो। मैं अब्बा की गोद में सर रख कर लेट गई। अब्बा भी रोने लगे। हम दोनों ही बाप बेटी एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए। वो रात बहुत ही सोगवार और ख़तरनाक थी, क्योंकि अम्मा की हालत भी अच्छी नहीं लग रही थी।
मैं और अब्बा पूरी रात जागते रहे। यास्मीन हमारे साथ थी। फिर अज़ानों के टाइम मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आँख खुली तो अम्मा को होश आ चुका था। यास्मीन ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैंने खाला को दवा दे दी है, अब उनकी तबीयत ठीक लग रही है। मैं अम्मा के पास गई, अम्मा को देखा। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अम्मा का हाथ पकड़ा, इन्हें तसल्ली दी, मुंह से कुछ नहीं बोली। अच्छा सरताज, मैं अब जा रही हूँ, यास्मीन ने चादर ओढ़ते हुए कहा। तुम्हारा नाश्ता निकला हुआ है, कर लो। वो जाने लगी। मैंने पीछे से आवाज़ दी, यास्मीन मुझे 3 बजे पार्लर जाना है, तुम आ जाना अम्मा के पास, कोई नहीं होगा। सरताज, तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है और तुम्हें पार्लर जाने की पड़ी है। वो मुझे अपने पैसों का हिसाब करना है, मैंने बात बनाई। मैं चाहती हूँ अज्जू का एहसान न लेना पड़े, जो भी खर्चा होगा मैं ही उठाऊंगी। अच्छा सही है, यास्मीन ने बेदिली से कहा, मैं आ जाऊंगी। उसके जाने के बाद मैंने फराज को फ़ोन किया और 3:30 बजे रेस्टोरेंट में मिलने का कहा। फिर मैं अम्मा के पास आकर बैठ गई। यास्मीन 3 बजे आई तो मैं घर से निकली रेस्टोरेंट के लिए। कुछ देर में ही फराज और मैं रेस्टोरेंट में बैठे थे। फराज, कुछ करो प्लीज़, रेस्टोरेंट में चाय पीते हुए मैंने कहा। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। वो बहुत ख़तरनाक है, मुझे बहुत डर लग रहा है फराज। पागल मत बनो, फराज ने कहा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मैं जल्द ही अपनी अम्मी को लेकर आऊँगा। जब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा फराज, मैंने फराज की बात काट कर कहा। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अज्जू बहुत असर व रसूख वाला आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। वो मुझे छीन के ले जाएगा तुमसे, फिर तुम देखते रह जाना। लेकिन मैं अभी क्या कर सकता हूँ, फराज ने कहा। मैं कराची में अकेला रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूँगा। अब्बा से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं फराज, मैंने कहा। फैसला तुमने करना है, अब्बा ने नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा, फराज ने कहा। मैं और क्या कर सकता हूँ? तुम मुझे लेकर भाग चलो, अपने शहर ले चलो, कहीं भी ले जाओ, बस मुझे यहाँ से निकालो। कुछ तो करो फराज, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। अपनी मोहब्बत के लिए कुछ तो करो प्लीज़। पागल मत बनो, फराज ने इधर उधर देखते हुए कहा। सब देख रहे हैं, खामोश हो जाओ। मैं खामोश हो गई। कुछ देर खामोशी से मुझे घूरता रहा, फिर खड़ा होते हुए बोला, कल कुछ करता हूँ तो फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। चलो उठो, चलो इधर से, मैं फ़ोन करके बताऊँगा क्या करना है। अभी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। गाड़ी के करीब पहुँचकर उसने अगली सीट का गेट खोला। मैंने बैठते बैठते कहा, फराज फ़ोन ज़रूर करना वरना मैं मर जाऊंगी। हाँ हाँ करूँगा, उसने गेट बंद करते हुए कहा। फिर घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ आने ही लगा था कि अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार उसके पास आए। एक ने उतरते ही फराज के मुंह पर थप्पड़ मारा, दूसरे ने उसकी कनपटी पर टीटी पिस्टल रख दी। हाथ ऊपर कर, पीछे घूम जा। अभी फराज उनकी तरफ देख ही रहा था कि पीछे से एक और थप्पड़ उसकी गुद्दी पर पड़ा। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाथ ऊपर कर। फराज ने हाथ ऊपर किए। दूसरे ने उसकी जेबों की तलाशी ली। नोट लेकर घुमा कर बेटे, लड़कियों को लेकर मत घुमा कर। हुकूमत ने ऐलान किया है कि नोट लेकर घूमो साथ में, हम जैसे लोगों को बड़ी मायूसी होती है। फराज का पर्स चेक किया, इतने से रुपए और ये सड़ा हुआ मोबाइल। फराज के मुंह पर मोबाइल मारते हुए कहा, गाड़ी तो इतनी अच्छी रखी हुई है तूने। भाई इन्हें मत मारो, बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से आवाज़ निकली। ये मालिक नहीं है, गाड़ी के ड्राइवर हैं, किसी की गाड़ी चलाते हैं, छोड़ दो इन्हें प्लीज़। दूसरे की गाड़ी और दूसरे की लड़की, मज़े कर रहा है ये। फिर उन्होंने फराज को फजूल में मारना शुरू कर दिया, उसका मुंह लाल कर दिया थप्पड़ मार मार के। फिर वो रुपए लेगा और मोबाइल फेंक कर चले गए। फराज कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा। फराज, फराज क्या हुआ? फराज सन्नाटे में आ गया था। तुम ठीक तो हो? मैंने आवाज़ दी तो वो चौंक कर गाड़ी में बैठा। बोला कुछ नहीं। गाड़ी स्टार्ट की, कुछ दूर जाकर रोक दी। तुम इधर से रिक्शे में चली जाओ, इसने कहा।
मेरा मोबाइल उधर ही रह गया है, मैं वापस जाता हूँ। रात को फ़ोन करूँगा। लेकिन फराज तुम वापस जाओगे वो लोग फिर? लेकिन फराज ने मेरी बात काटते हुए कहा, बस तुम जल्दी से नीचे उतरो। लेकिन फराज तुम्हारे ज़ख्म से खून निकल रहा है, पहले किसी डॉक्टर के मैं ठीक हूँ, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। अभी तुम जाओ, मैं फ़ोन करूँगा। मैं गाड़ी से उतर गई। मेरे उतरते ही वो गाड़ी लेकर निकल गया। मैं रिक्शे में बैठकर घर आ गई। घर आकर मुंह पर पानी की छींटें मारी, फिर पलंग पर सर पकड़कर बैठ गई। मेरा सर घूम रहा था। जो कुछ अभी कुछ देर पहले हुआ एक भयानक ख्वाब की तरह लग रहा था। इन डकैतों ने किस तरह बेदर्दी से फराज को मारा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। फराज का भी ख्याल आ रहा था, पता नहीं वो किस हाल में होगा। वो किसी डॉक्टर के पास गया भी होगा या नहीं। मैंने फराज का नंबर मिलाया, बन जा रहा था। अब मैं उससे रब्ता कैसे करूं? उसका मोबाइल भी। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? मिसेस मलिक के घर में, लेकिन उधर से तो वो नौकरी छोड़ चुका है। मैं किससे रब्ता करूं? मुझे ख्याल आया कि वो डाकू अज्जू के साथी तो नहीं थे। घर से उसने मेरा पीछा करने के लिए लोग भेजे होंगे। यास्मीन भी तो। मैं क्या करूं? मेरी माँ। मैंने सर पकड़ लिया। माँ? अचानक मुझे एहसास हुआ कि घर में इतना सन्नाटा क्यों है। यास्मीन कहाँ है? अम्मा को तो मैंने देखा ही नहीं। मैं दौड़कर अम्मा के कमरे में गई। अम्मा का पलंग खाली था, घर में कोई नहीं था। मैं इतनी परेशानी में आई थी, मुझे किसी चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। अम्मा कहाँ गई? अब्बा भी नहीं है। यास्मीन, मेरा दिल डर गया। अम्मा तो उठने के काबिल ही नहीं थी, कहाँ चली गई? मैं दुपट्टा गले में डालकर दरवाजे की तरफ भागी। इसी वक्त यास्मीन पड़ोस की औरत के साथ दाखिल हुई। कब से तुम्हें फ़ोन लगा रही थी, यास्मीन ने मुझे गले लगाते हुए कहा। तुम्हारा मोबाइल बंद था। क्या हुआ? मैंने खुद को छुड़ाते हुए कहा। अम्मा कहाँ हैं? यास्मीन रोने लगी। क्या हुआ? अम्मा ठीक तो हैं, बताओ ना। जरताई, तुम्हारी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कह रही है तू? मैंने उसे मारते हुए कहा। तू झूठ बोल रही है। मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा। तू झूठ बोल रही है ना यास्मीन, बोल। ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं गम से निढाल हो गई। यास्मीन और पड़ोस की औरत ने मुझे उठाया, पानी पिलाया। कुछ बोलने के काबिल हुई तो पूछा, अम्मा हैं कहाँ? सर्द खाने में रखवाया है, यास्मीन बोली। सर्द खाने में? मेरी माँ अकेली लावारिसों की तरह। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी, अभी इसी वक्त, मैंने खड़े होते हुए कहा। जरताज पागल मत बनो, यास्मीन बोली। अभी यहीं लेकर। यास्मीन बस, मैं अभी जाऊंगी, मैंने गुस्से से कहा। अभी इसी वक्त? हाँ चली जाना, पड़ोस की औरत ने कहा। मैं लेकर चलती हूँ तेरे खालू के रिक्शे में। मैं पड़ोस वाली खाला के साथ सर्द खाने आ गई। अम्मा की लाई देखकर मुझे रोना नहीं आया। मैं खामोशी से देखती रही। बचपन से अब तक के वाक़यात आंखों में घूमने लगे। आंखों से आंसू निकल आए। मेरी माँ ने कभी खुशी नहीं देखी। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, माँ मुझे माफ़ कर दो। पड़ोसन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं उनके गले लगकर रोने लगी। खाला, मैं कितनी बदनसीब हूँ, माँ के आखिरी वक्त पर उसके पास नहीं थी। सुबह तो अम्मा को होश आ गया था, फिर क्या हो गया खाला? खाला, तुम थी जब अम्मा ने जान दी। क्या हुआ था अम्मा को? खाला बताओ ना कुछ। क्या कह रही थी वो? जरताई बेटा, आज अगर मैंने तुझे हकीकत नहीं बताई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। खाला ने कहा, तेरी माँ को कत्ल किया गया है। अज्जू ने मारा है तेरी माँ को। क्या खाला? मैंने चौंक कर कहा। क्या हुआ था? बेटा, कल शाम में तेरे अब्बा और अज्जू में मुँहमारी हो रही थी तेरी शादी के पीछे। अज्जू तुम्हारे अब्बा को गालियाँ बक रहा था, धक्के मार रहा था, कह रहा था अब तुझे गैरत आ रही है बेगैरत। उस वक्त तेरी गैरत कहाँ गई थी जब बेटी के नाम पर 1000 रुपये मुझसे लेता था। अब तो अपनी बेटी की शादी किसी और से करना चाहता है। ला सारे रुपये लौटा मेरे, वरना मैं अब तुझे तबाह कर दूंगा। मैं कसम खाता हूँ तुझे तबाह कर दूंगा। और तेरी बेटी, उसको बिना शादी के रखेल बनाकर रखूँगा। तुम बाप बेटी को इज्जत रास नहीं आई। अब देखो मैं क्या करता हूँ।
फिर वो तुम्हारे अब्बा को धकेलता हुआ तुम्हारे घर में घुस गया। अब तो जेल जाएगा और तेरी बीवी ऊपर जाएगी और तेरी बेटी के आशिक इसका भी पता चल जाएगा, वो भी जाएगा। तुम्हारे अब्बा उसके हाथ जोड़ते रहे, मिन्नत करते रहे, लेकिन वो नहीं माना। उसने शायद तुम्हारी माँ का गला घोंटा या क्या किया पता नहीं चला। थोड़ी देर में वो तुम्हारी अम्मा के कमरे से निकला, फिर पुलिस को फ़ोन करके बुलाया और तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी माँ की कत्ल करने के जुर्म में गिरफ़्तार करवा दिया। बेटा, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। मैं ऊपर खिड़की में खड़ी थी। मैं सर पकड़कर बैठ गई, फिर अम्मा के पैर पकड़कर माफ़ी मांगती रही, रोती रही। पड़ोस वाली खाला मुझे दिलासा देती रही, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई नहीं है, अब्बा भी जेल में हैं, कल सब तुम्हारी माँ को दफना कर चले जाएंगे, फिर तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा और ना ही अज्जू के चुंगल से कोई बचा पाएगा। बेटा अभी वक्त है, सोच ले। मेरा मशवरा है तुम इस जगह से ही अपनी माँ का आखिरी दीदार करो और यहीं से इन्हें अलविदा कहकर अपने शहर अपने दादा चचा के पास चले जाओ या किसी के पास भी, बस यहाँ से निकल जाओ। खाला, मैंने पड़ोसन को हैरत से देखते हुए कहा, क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ बेटा, खाला ने कहा, और अगर अज्जू से शादी करनी है तो चल घर चल, तेरे खालू बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ज़्यादा देर हो गई तो अज्जू परेशान हो जाएगा। अज्जू अभी थाने गया हुआ था, आते ही तेरे पीछे आएगा। बेटा जल्दी फैसला कर ले बेटा, मेरा मशवरा मान तो तू यहाँ से चली जा अपने बाप दादा के पास। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी माँ की लाश पड़ी थी, अब्बा जेल में, और मैं फिर रोने लगी। फिर आंसू साफ करते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो खाला, मुझे इस मन्नू से शादी नहीं करनी, मुझे चला जाना चाहिए। फिर मैं अम्मा की लाश के पास आई, उन्हें छूकर देखा, प्यार किया, अलविदा कहा। ठीक है खाला, मैं निकलती हूँ। मैं खाला के गले मिली, मेरे लिए दुआ करना खाला। बेटा बाहर बारिश शुरू हो गई है, तू देख अपना ख्याल रखियो, और तेरे पास मेरा नंबर भी नहीं है, खैर खबर लेती रही हो। खाला मेरे गले लग गई। फिर मैंने एक नज़र माँ पर मारी और खाला से कहती हुई निकल गई, कह देना खाला वो हमें धोखा देकर खामोशी से भाग गई। मैं ये कहती हुई बाहर निकल गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, बस चलती चली जा रही थी। एक जगह ठहर कर फराज को फ़ोन किया, उसका नंबर बंद था। मैं फिर चलने लगी, चलती जा रही थी और रोती जा रही थी। फिर मुझे अपनी ब्यूटी पार्लर वाली सहेली का ख्याल आया। मैं उसके घर गई, उसे अपने हालात बताए। मुझ पर जो बीती सुनकर उसे अफसोस हुआ। उसने मुझसे हमदर्दी की, दिलासा दिया, मगर वो मुझे अपने घर रखने को तैयार नहीं हुई। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की और कहा सिर्फ 2 दिन मुझे दे दो, अगर मैं 2 दिन में फराज का पता नहीं चला पाई तो मैं चली जाऊंगी। फिर उसने अपने शौहर से बात की और कोई बहाना करके मुझे 2 दिन रुकने की इजाज़त दे दी। अपनी सहेली के घर मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। बिस्तर पर लेटते ही सारा दिन के वाक़यात मेरे जहन में एक भयानक ख्वाब की तरह घूम गए। बारिश अभी भी हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। मेरे ऊपर जो बिजली गिरी थी, वो सारे वाक़यात जो आज मेरे साथ हुए सारे जहन में घूम रहे थे। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और मेरा बाप पता नहीं जेल में होगा, थाने में होगा, क्या हो रहा होगा मुझे पता नहीं। इन्हीं सोचों में घूम जाने कब मुझे नींद आ गई। बड़ी मुश्किल से अपनी सहेली के घर वक्त गुजारा। फराज का फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। दूसरे दिन मजबूरन मुझे बाहर निकलना पड़ा। सड़कों पर अभी भी पानी फैला हुआ था और बारिश के आसार नज़र आ रहे थे। मैं ऐसे ही सड़क पर निकल रही थी तो अज्जू के किसी आदमी ने देख लिया। वो मेरा पीछा कर रहा था। उसने फ़ोन करके और आदमी भी बुलवा लिए। बड़ी मुश्किल से उनसे छुपते छुपाते तुम तक पहुंची थी और अब तुम्हारे सामने हूँ। बहुत तवील कहानी है तुम्हारी और सनसनीखेज़ भी। तुम्हें ये कहानी लग रही है? जलताज बोली, ये सब मुझ पर बीती है, ये सब मेरे साथ हुआ है। मेरा मतलब था कि मैंने सोचते हुए कहा, तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ, मुझे तुमसे हमदर्दी है।
अब तुम क्या करोगी? अपने शहर अपने दादा के पास जाओगी? नहीं, जरताज ने कहा। सच पूछे तो मेरे दादा दादी से जब ही हमारा रिश्ता टूट गया था, जब हम उस घर से निकले थे, और वो भी मुझे रखेंगे भी नहीं। वो शायद मेरी माँ की वजह से मुझसे भी बहुत चिढ़ते हैं, नफ़रत करते हैं। वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। फिर तुम कहाँ जाओगी? मैंने फिक्रमंदी से कहा। मैंने तो सिर्फ आज रात के लिए तुम्हें, मैं इससे ज़्यादा रुकूंगी भी नहीं, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। मैं सुबह चली जाऊंगी। आपने जो कुछ रात को मेरे साथ किया, इसका एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। मैं सुबह चली जाऊंगी। सुबह तो हो चुकी है मैडम, मैंने खिड़की से बाहर देखकर कहा। तुम चाहो तो कुछ देर सो लो, मैं भी दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। मैं दूसरे कमरे में आकर लेट गया और उसी के बारे में सोचता रहा। पता नहीं कौन लोग हैं या अज्जू कौन है जो इस लड़की के पीछे पड़ गया है। ये लड़की मजलूम है या कोई कहानी बना रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं बहुत होशियार था इसकी तरफ से, पता नहीं कैसे ख़तरनाक लोग होंगे, क्या होगा। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह सोते में मुझे एक धमाका सा महसूस हुआ, मेरी आंख खुल गई। धड़ धड़ की आवाज़ आई, कोई ज़ोर ज़ोर से गेट बजा रहा था। मैं मोहताज अंदाज में गेट की तरफ बढ़ा। वो भी डर कर उठ गई थी और घबराई हुई लग रही थी। मैंने अंदर से आवाज़ लगाई, कौन?